इस गांव का नाम अब छपड़ा मेघ है। एक समय पर बहादुर छपरा कहा जाता था। बहादुर का मतलब चमगादड़। लेकिन इसी तरीके का एक और गांव यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। उस गांव का नाम है सरसई और वहां पर कुल देवता के साथ साथ चमगादड़ों की भी पूजा की जाती है। मुजफ्फरपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर वैशाली जिले में पड़ने वाला गांव सरसई। चलिए हम आपको वहां भी लिए चलते हैं। यहाँ इस पोखर के आसपास बसती है चमगादड़ों की एक अद्भुत दुनिया। यहाँ मौजूद बड़े बड़े पेड़ों पर लाखों चमगादड़ों का बसेरा है। इस गांव में इन चमगादड़ों की पूजा होती है। सरसई के नाम से फेमस है ये जगह। बड़ा सा शिव मंदिर बहुत बड़ा बना है, शिव जी का मूर्त। ठीक, तो यहाँ पे जो है चमगादड़ वर्षों से लटका। हम लोग बचपन थे तब से सुनते थे कि जो ये सरसई पोखर है वहाँ पे मतलब जो चमगादड़ जिसको बैट बोलते हैं और वर्षों से अवस्थित है। लोग इसकी यहाँ पे पूजा करते हैं, लोग मानते हैं। और बाहर जाते हैं तो लोग फानी लगा के मार के खा जाते हैं, बाकी इतना दूर भर में नहीं खाते हैं। पूजा करते हैं। अभी बड़ में लटका हुआ है और वो बढ़ कर आके लोग अपना धूप दिखा देता है, अगरबत्ती जरा के धूप दिखा के पूजा मान लेते हैं। आमतौर पर हिंदू मान्यताओं में चमगादड़ों का आना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन सरसई गांव में इन चमगादड़ों को समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। लोग दूर दूर से आकर यहाँ पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। तो सर्वप्रथम पुराना प्राचीन मंदिर है जो महादेव का मंदिर है, और इनके साथ में यहाँ पे जो वट वृक्ष है उसमें चमगादड़ पहले से ही बहुत भगवान का आस्था है उस चमगादड़ के प्रति भी। और यह प्राचीन महादेव का मंदिर है। इसमें ग्रामवासियों का और पूरे भक्तजनों का पूरा बहुत विश्वास बना हुआ है। यहाँ पे जो सच्चे मन से जो भगवान महादेव से और चमगादड़ जी से प्रार्थना करते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। लोग श्रद्धा की नज़र से देखते हैं। यहाँ शादी विवाह हो या किसी तरह का कोई छोटा पूजा भी अगर कोई करेंगे तो यहाँ चमगादड़ को पूजते हैं। चारों तरफ से आप देखेंगे यहाँ मंदिर है। एक विशेषता है, इस पोखर के चारों तरफ मंदिर है। जब मंदिर को पूजते हैं तो लोग चमगादड़ को ही पूजते हैं। दूसरी विशेषता है कि यहाँ चारों तरफ फल वृक्ष के पेड़ लगे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का है कि भाई वृक्ष अगर तोड़ते हैं तो ऊपर का जो फल है वो चमगादड़ों के लिए छोड़ते हैं कि ऊपर के फल चमगादड़ खाते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि चमगादड़ों के रहने से धन की कमी नहीं होती और वो गांव की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कोई अनहोनी या प्राकृतिक आपदा आने वाली हो तो चमगादड़ अपने विशेष हाव भाव से लोगों को आगाह कर देते हैं। उनको शादी से हो गया 40 साल, उसी समय से हम देख रहे हैं। हम लोग दादाजी रहते ना, वो दादाजी पानी के फुहारा ही तरह देते रहते हैं। पानी के फुहारा से मन जिंदा रखते रहते, साफ सुथरा सब करते रहते हैं। बहादुर है, बाप दादा नहीं देखे हमको, जो कब से है तब से है। सच है, इस गांव में इन चमगादड़ों को कोई मार नहीं सकता, लेकिन दुनिया में हर साल 59,000 मौतें रेबीज से होती हैं, जिसमें से 50% से अधिक मामले चमगादड़ों के कारण होते हैं। रेबीज, इबोला, निपाह, कोरोना, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये ऐसी बीमारियों के नाम हैं जो फैलती हैं चमगादड़ों से और उनके द्वारा ट्रांसमिट किए गए वायरस से। लेकिन फिर भी ये अद्भुत है कि सरसई में चमगादड़ों की मौजूदगी से कभी कोई बीमारी फैली ही नहीं है। अद्भुत है कि जिन चमगादड़ों को कोरोना जैसी महामारी का भी एक सोर्स माना जा रहा था, उन चमगादड़ों की लाखों में मौजूदगी के बावजूद ना तो सरसई में और ना ही मेघ छपरा में कोरोना का एक भी केस निकला। गांव वालों का यही दावा है। गांव के लोगों को माना निपा वायरस का भी बहुत सारा खबर छपता था, हेडलाइन कि निपा वायरस भी हुआ, चमगादड़ के कारण हुआ। कोविड हुआ तो चमगादड़ के कारण हुआ। लेकिन ये सब यहाँ के लिए अफवाह है। जब इतना कोविड का हल्ला हुआ तो हम लोग तो देखे कि चमगादड़ यहाँ मतलब मरा हुआ था। आपस में जब चमगादड़ लड़ते हैं तो कोई घायल हो जाते हैं, कभी पानी में गिर करके मर जाते हैं। तो हम लोग तो उसको हाथ से उठा करके गड्ढा खोद करके डालते हैं। कोविड के समय में हम भी किए थे, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा बात नहीं है।
थाईलैंड के बाद सबसे ज्यादा संख्या में यही इसी गांव में चमगादड़ पाए जाते हैं। क्या कारण है कि 50 किलोमीटर के दायरे में केवल 2 गांवों में चमगादड़ इतनी बड़ी संख्या में बसते हैं? कहते हैं वातावरण और खाने की उपलब्धता प्रमुख कारण होते हैं, पर यह तो इस समूचे क्षेत्र में एक समान है। बहरहाल हम वापस वैशाली से मुजफ्फरपुर के गांव मेघ छपरा आपको लिए चलते हैं, जहां अब अंधेरा होने लगा था। अब तक पेड़ों के इर्द गिर्द मंडराते चमगादड़ ऐसा लग रहा था कि लंबी उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। अब तक दिन भर जो तस्वीरें हमने देखी वो अद्भुत थी। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह पर इतने चमगादड़ देखना अविश्वसनीय था, उनके प्रति लोगों का व्यवहार अकल्पनीय था और मंदिर से जुड़ी मान्यता अनूठी थी। पर अब ये देखने की बारी थी कि क्या ये चमगादड़ रात के समय निकलते हुए मंदिर के शिखर की परिक्रमा करते हैं। पता नहीं कौन सा घड़ी है, कौन सा टाइमिंग है इनका, जो एकदम राइट देखा जाए। अभी सूर्यास्त में थोड़ा समय है, अभी यह उड़ेगी, उड़ना शुरू होगा। फिर ये सुबह उसका टाइमिंग 6 बजे सूर्योदय का है। सूर्योदय होने से पहले ये सब पहुंच जाता है और इस गांव का कोई भी किसी भी तरह का क्षति नहीं करता है। चलिए, उड़ान भरना और उसके लिए रोज एक ही समय निर्धारित होना प्रकृति के नियमों से जुड़ता है, पर उस अद्भुत तस्वीर को देखने के लिए हम उत्सुक थे, जिसका जिक्र दिन भर हमने सुना था। सूर्यास्त के साथ जैसे जैसे अंधेरा छा रहा था, वैसे वैसे चमगादड़ अब एक लंबी रात के लिए तैयार हो रहे थे। आसमान में इनमें से कुछ अब मंडराने लगे थे, पर हमारी नजर उस एक चमगादड़ को ढूंढ रही थी जिसके लिए बताया जा रहा था कि दूधनाथ महादेव मंदिर के शिखर की परिक्रमा करके ही उसके पीछे पूरा झुंड निकलता है। सोचकर असंभव लग रहा था, लेकिन तभी अंधेरे में उलझल होते आसमान में एक काली छवि पेड़ों से उठकर सीधा मंदिर के शिखर की ओर उड़ान भरती नजर आई। एक लंबी उड़ान जो गोलाकार होती गई और शिखर की परिक्रमा के साथ पूर्ण हुई। ये अलौकिक था। वो चमगादड़ वापस कुछ क्षण के लिए पेड़ों की ओर गया और उसके पीछे पीछे अब पूरा झुंड निकल पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे गांव के लोगों ने हमें बताया था। दिलचस्प है कि ये जीव आमतौर पर एक झुंड में उड़ान भरते हैं, कोई एक लीडर नहीं होता, लेकिन यहाँ इस गांव में हमने ये बेहद आश्चर्यजनक लम्हा देखा, जहाँ सामूहिक उड़ान से पहले एक अकेले चमगादड़ ने मानो एक सदियों पुरानी परंपरा निभाई हो। ये जानने का कोई जरिया नहीं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जो बातें सिद्ध हैं उनके बारे में हम आपको जरूर बताते हैं। बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं कि चमगादड़ों को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां क्यों होती हैं, क्यों डर होता है, और उसमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये कि ये रात के समय ही विचरते हैं। रात के समय ये आराम से हर तरफ आपको यहाँ से उड़ान भरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन दिन के समय पेड़ों पर उल्टा लटका रहना लोगों के मन में इसी कारण इनके लिए इतना भय, कौतूहल सब बना रहता है। कभी सोचा है अंधेरी गुफाओं के अंदर से चमगादड़ फड़फड़ाते हुए क्यों निकलते हैं? अगर चमगादड़ अंधेरे में खाना तलाशते हैं तो फिर अंधेरों में ही अपना घर क्यों बनाते हैं? डार्क जगह पे रहने का ये रीज़न है कि कम कंपटीशन, क्योंकि जो मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो मोस्टली डेज में जाके हंट करते हैं अपने, और वहाँ पे फिर उनका कंपटीशन कम हो जाता है जिससे। और थर्ड ये है कि वो अपने जो शिकार है उससे बच पाते हैं। काफ़ी सारे शिकार है जो बैट्स को भी खा लेते हैं, लाइक हॉक वगैरह है जो आके पकड़ के उनको ले जाते हैं। तो डार्कर ऑब्जेक्ट में वो ईजिली देख नहीं पाते, जैसे हाइट्स होते हैं केव्स के अंदर वो देख नहीं पाते, इसलिए बैट्स डार्क स्पेस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दरअसल चमगादड़ों की अलग अलग प्रजातियों पर सूरज की रोशनी अलग अलग तरह से असर डालती है। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो अपने पंखों को संक्रमण से बचाने के लिए धूप में पेड़ों पर उल्टा लटकना पसंद करती हैं।
लेकिन अधिकतर चमगादड़ अंधेरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां वो शिकारी पक्षियों से बच सकते हैं। गुफाओं का एक जैसा तापमान उनके शरीर के लिए उपयुक्त होता है और ऐसे अंधेरों में चमगादड़ अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़कर खाने की तलाश में जा सकते हैं। गुफाएं चमगादड़ों को हाइबरनेशन या शीत निद्रा के लिए भी एक सुरक्षित माहौल मुहैया कराती हैं। लेकिन अब इससे ज्यादा हैरान करने वाला सवाल, चमगादड़ उल्टे क्यों लटके रहते हैं? क्यों नहीं वो पक्षियों की तरह सीधे पैरों पर बैठ सकते हैं? इसका जवाब भी चमगादड़ों की शारीरिक बनावट में ही छिपा है। चमगादड़ों के पैरों में विशेष प्रकार का टेंडन सिस्टम होता है। जब वे किसी सतह से लटकते हैं तो ये टेंडन अपने आप उनके पंजों को लॉक कर देता है। उन्हें लटक कर रहने के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती। उड़ने के लिए उन्हें बस अपनी पकड़ ढीली करनी होती है। दूसरी बात ये कि पक्षियों की तरह चमगादड़ जमीन से सीधे उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि उनके पंख पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना पाते। उल्टा लटककर वो गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए नीचे गिरते हैं और उड़ान शुरू करने के लिए रफ्तार पा लेते हैं। चमगादड़ों की हड्डियां पक्षियों की तरह खोखली नहीं बल्कि हल्की होती हैं ताकि वे उड़ सकें। ये हड्डियां किसी भी तरह के दबाव को सहन करने में कमजोर होती हैं, इसीलिए जमीन पर खड़ा रहना उनके लिए कठिन होता है। उनके पंखों की त्वचा उंगलियों और टखनों के बीच फैली होती है जो उड़ान में तो मदद करती है लेकिन बैठने या खड़े होने में बाधा बनती है। इसके अलावा वो उल्टा लटकते हैं क्योंकि बिना अधिक ऊर्जा लगाए विश्राम का तरीका भी है।